हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 के नोट सीरीज का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तक टिशु। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर दें। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। पौधे का उत्तक मृत होता है, वहीं जंतुओं का उत्तक जीवित होता है। पौधे या पादप उत्तकों को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है विभाज्योत्तक, जिसका इंग्लिश क्या है? ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वहीं अस्थायी उत्तक दूसरे प्रकार होते हैं, जो कि परमानेंट टिश्यू है। पहला है विभाज्योत्तक। और विभाज्योत्तक शीर्षस्थ, कैम्बियन यानी कि पार्श्वीय और अंतर्विष्ट भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर मैंने उसका पिक्चर भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम, जिसे शीर्षस्थ विभाज्योतक कहते हैं। वहीं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिसे अंतर्विष्ट विभाज्योतक कहते हैं। और लैटरल मेरिस्टेम, जो कि कैम्बियम या पार्श्वीय विभाज्योतक कहलाते हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है शीर्षस्थ यानी एपिकल, यानी ये वाला पार्ट एपिकल विभाज्योतक पौधे के जड़ तथा तनों की वृद्धि यानी कि लंबाई के रूप में करता है। तो यह विभाज्योतक रूट और स्टेम को वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्वीय विभाज्योतक के कारण होता है। वहीं अंतर्विष्ट विभाज्योतक कुछ पौधों में पार्श्व संधियों के पास पाए जाते हैं। विभाज्योतकों की कोशिका अत्यंत क्रियाशील होती है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। विभाज्योतक के पास रसधानियां नहीं होती है। तो विभाज्योतक के पास क्या नहीं होती? रसधानियां नहीं पाई जाती है। दूसरा है अस्थाई उत्तक। अब अस्थाई उत्तक के भी दो प्रकार होते हैं, पहला सरल अस्थाई उत्तक और दूसरा जटिल अस्थाई उत्तक। तो सरल अस्थाई उत्तक में कौन कौन हो जाएंगे? कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और पैरेनकाइमा उसमें जीवित होता है और स्क्लेरेनकाइमा ये मृत होता है। वहीं जटिल अस्थाई उत्तक में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ये पूछे जाते हैं, सरल अस्थाई उत्तक और जटिल अस्थाई उत्तक कौन कौन होते हैं। विभाज्योतकों द्वारा बना कोशिकाओं के समूह को जो आगे विभाजित नहीं हो सकता, अस्थाई उत्तक कहलाता है। तो यहाँ पर अस्थाई उत्तक का डेफिनेशन है कि जो विभाज्योतक आगे विभाजित नहीं कर पाएंगे वह अस्थाई उत्तक कहलाते हैं। इनमें रिक्तता युक्त कोशिका द्रव्य होता है। विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं, यानी डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है? विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। अब देखिए सरल अस्थायी उत्तक यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तनों का बाह्य भाग क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। और उसके नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है, जिसे सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। वही नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो पैरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक कौन सा होता है? तो वह पैरेनकाइमा ही होता है। ये जीवित कोशिका होते हैं, ये बंधन मुक्त होते हैं तथा इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये प्रायः भोजन का भंडारण करते हैं, यानी पैरेनकाइमा ही भोजन का भंडारण भी करता है उत्तकों में। कुछ पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जिस कारण पैरेनकाइमा उत्तक को ही क्लोरेनकाइमा यानी हरित उत्तक तथा एरेनकाइमा हवा में उपस्थिति के कारण यह एरेनकाइमा उत्तक भी कहलाता है। तो जो पैरेनकाइमा उत्तक होते हैं वो क्लोरेनकाइमा कब होंगे? जब उसमें हरित उत्तक होगा, और एरेनकाइमा जब उसमें हवा की उपस्थिति होगा। पौधे लचीले होते हैं। तो पौधे लचीले किसके कारण होते हैं? तो कोलेनकाइमा उत्तक के कारण ही होते हैं।
ये पर्णवृत्त में पाए जाते हैं। वहीं दूसरे टॉपिक की बात करें बी, तो वह स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये पौधे को कठोर बनाते हैं। नारियल के रेशे युक्त छिलके स्क्लेरेन्काइमा उत्तक के ही बने होते हैं। आपने देखा होगा नारियल ऐसा कठोर सा होता है, उसके बाहर रेशे की तरह पाया जाता है कुछ छिलके, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्क्लेरेन्काइमा उत्तक। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक की भित्ति लिग्नीन के कारण मोटी रहती है। तो स्क्लेरेन्काइमा उत्तक की भित्ति किसके कारण मोटी होती है, तो लिग्नीन के कारण ही यह मोटी होती है। कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मल कोशिका का दायित्व रक्षा करना होता है। पत्ती के छिद्रों को स्टोमाटा कहते हैं। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि पत्ती के छिद्रों को क्या कहते हैं, तो स्टोमाटा। ये दो ब्रिक यानी कि किडनी के आकार की कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्षी कोशिकाएं। ऐसे ऐसे दो किडनी के आकार के जो रक्षी कोशिकाएं होते हैं, कहाँ, तो स्टोमाटा में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रक्षी कोशिका। मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतहों वाले एपिडर्मिस को क्या कहते हैं, तो ये क्यूटीन कहते हैं। द्वितीय विभाज्योतक की एक पट्टी जो कार्टेक्स में होती है, कॉर्क नामक कोशिका की परतों की बनी होती है। इस पर सुबेरीन नामक पदार्थ होता है। और सुबेरीन क्या कार्य करता है, तो यह हवा पानी से अभेद बना देता है, यानी हवा और पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस कोशिका पे, सुबेरीन के कारण ही। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। दूसरा पॉइंट है जटिल अस्थायी उत्तक। यहाँ पर देखिए मैंने दर्शा दिया है कि रॉ मटेरियल क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, तो वो होता है CO2, वाटर और सनलाइट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश। वहीं O2 यानी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग इसे जरूर याद रखें। हाँ, तो हम लोग जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर यह बने होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तकों के उदाहरण हैं। तो जाइलम और फ्लोएम किस उत्तक के उदाहरण हैं, तो जटिल उत्तक के ही उदाहरण हैं। जाइलम एवं फ्लोएम को संवहन उत्तक भी कहते हैं। अब यहाँ पर वाहिका उत्तक यानी वेस्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट। Xylem contains tracheids, vacuoles, xylem parenchyma and xylem fiber। तो वाहिनिकाएं और वाहिका और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर भी ये कंटेन करते हैं। कौन, तो जटिल अस्थायी उत्तक। मैंने इंग्लिश में इसलिए इसे लिख दिया क्योंकि हिंदी इसका काफी कठिन था, तो इंग्लिश में ही ये काफी सरल समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ट्रैकिड वाहिनिका और वेसेल्स यानी कि वाहिका की कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल अंग्रेजी में कहते हैं, मोटी होती है। तो ट्रैकिड और वेसेल्स की कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो यह मोटी होती है। ये दोनों नलिकाकार होते हैं। इसके द्वारा पानी और खनिज ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली संवहन होते हैं, ऊपर की ओर। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। तो भोजन संग्रह कौन करता है, पैरेन्काइमा। वहीं जाइलम फाइबर क्या करता है, तो सहारा देने का कार्य करता है पौधों में। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बने होते हैं। चलनी कोशिका, ये जीवित होता है। फिर चलनी नलिका, ये भी जीवित होता है। साथी कोशिका, ये भी जीवित होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये भी जीवित होता है। लेकिन फ्लोएम रेसे ये मृत कोशिका होते हैं। तो बोल देगा कि फ्लोएम में कौन सा निम्न में से मृत कोशिका का बना होता है, तो फ्लोएम रेसे ही मृत कोशिका के बने होते हैं। अब जंतु उत्तक की बात कर लेते हैं।
एपिथीलियम ऊतक, जो कि त्वचा के रूप में हम लोग जानते हैं, एपिथीलियम ऊतक शरीर को ढकने वाला बाह्य रक्षा प्रदान करता है। श्वसन नली में स्तंभाकार एपिथीलियमी ऊतकों में पश्चिमावी यानी सीलिया होता है। इसकी संरचना बाल जैसी होती है। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, तो ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि संयोजी ऊतक कौन कौन होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक दे रखा है, जो कि BBC आप लोग याद रखिएगा। ये है बोन, ब्लड एंड कार्टिलेज। ये तीनों ही क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, और उसके साथ ही उपास्थि, उपास्थि भी एक क्या है? संयोजी ऊतक है। और उपास्थि का इंग्लिश में क्या होता है? कार्टिलेज। यहाँ पर मैंने ट्रिक में बताया, बोन, ब्लड एंड कार्टिलेज, ये तीनों ही कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक अंतरकोशीय अधात्री यानी इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में फंसी हुई होती है। ये जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। यह तरल भी होती है, सघन भी हो सकती है और कठोर भी हो सकती है। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। ये ना जाने कितने एग्जामों में आज तक पूछा जा चुका है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो यह प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा बना किस किस चीज से होता है? तो RBC यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स, इन तीनों से मिलकर बना होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, नमक, हार्मोन भी मौजूद होता है प्लाज्मा में। रक्त यानी कि ब्लड गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करने का कार्य करता है। तो कौन करता है? तो ब्लड ही हमारा यह कार्य करता है, रक्त। अस्थि मांसपेशियों को सहारा देता है। तो अस्थि क्या कार्य करता है? तो मांसपेशियों को सहारा देना कार्य ही अस्थि का है। और अस्थि बना किस चीज का होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस से बोन का निर्माण होता है, यानी अस्थि का। यहाँ पर देखिए, अगर हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला बात आए तो लिगमेंट जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा? तो लिगमेंट। यह अधिक लचीला होता है। वहीं जब हड्डी को मांसपेशियों से यानी कि बोन से मसल को जोड़ने की बात आए तो यह टेंडन जोड़ेगा, जो कि सीमित लचीला होता है। अब यहाँ देखिए, उपास्थि कार्टिलेज के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी ठोस अधात्री मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। तो अस्थियों के जोड़ों को चिकना कौन बनाती है? कार्टिलेज ही। यह बना किससे होता है? तो प्रोटीन और शर्करा का। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है तथा ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ए एरियोलर को दर्शाता है, S मतलब स्किन, त्वचा हो गया, M मतलब मसल्स यानी मांसपेशियां हो गया। मैंने सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट लिख दिया है सभी का, आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं इसे अच्छे से। वसा ऊतक ऊष्मा के कुचालक का कार्य करता है। तो जो कि फैट होता है, वसा ऊतक ऊष्मा का कुचालक का कार्य करता है। पेशीय ऊतक क्या है? तो यह लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं। पेशीय ऊतक में संकुचन और प्रसारण के कारण गति होती है। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो सिकुड़ना और फैलने से ही इसमें क्या होता है? तो यह गति करता है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक तीन प्रकार के होते हैं: रेखित पेशीय ऊतक, अरेखित पेशीय ऊतक और कार्डिक पेशीय ऊतक। यहाँ पर ऐच्छिक पेशीय ऊतक या कंकाली पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित, बहुनाभीय होती है। यह रेखीय पेशी ऊतक के उदाहरण होते हैं। अनैच्छिक या चिकनी पेशी ऊतक, अभी इसमें कौन कौन आ जाएंगे? तो इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, इनका आखिरी सिरा नुकीला यानी तुर्की रूपी स्पेंडल शेप्ड में होता है। ये एक केंद्रकीय होते हैं। यह एक केंद्रकीय होते हैं, इसमें एक ही केंद्र मौजूद होगा। अरेखित पेशी इसे कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? रेखित पेशी।
हृदय पेशी इसका उदाहरण है, जिसमें क्या होता है, बेलनाकार शाखाओं वाली एक केंद्रकीय होती हैं। तो हृदय को हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकते, इसलिए यह अनैच्छिक होते हैं, और अनैच्छिक को ही क्या कहते हैं, अरेखित पेशी उत्तक। वहीं तंत्रिका उत्तक की बात की जाए तो नर्वस टिश्यू इसका अंग्रेजी होगा। इसकी कोशिका बहुत शीघ्र उत्तेजित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर को संदेश पहुंचाती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं तीनों तंत्रिका उत्तक की ही बनी होती है। तंत्रिका उत्तक का अंग्रेजी क्या होगा, नर्वस टिश्यू। देखिए मैं इंग्लिश बता देता हूं ताकि आप लोग एग्जाम में किसी भी चीज का इंग्लिश देखें तो इजिली उसे टिक आउट कर सकें या बना सकें। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका उत्तक की इकाई है। तो तंत्रिका उत्तक की इकाई अगर पूछ ले तो वो क्या होता है, न्यूरॉन ही होता है। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ नोट्स में हम लोग देख लेंगे। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा 3 प्रकार के सरल उत्तक होते हैं। वहीं जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार के जटिल उत्तक हैं। और एडिपोज कैसा उत्तक है, तो यह बसामय उत्तक है, यानी फैटी टिश्यू है। बसामय उत्तक एडिपोज होता है। तो देखा आपने, हमने इस चैप्टर 6 को भी काफी सरल तरीके से समाप्त कर लिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। थैंक यू।